तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका बेटा एक हमारा पार्ट है फिफ्थ, और फिफ्थ के भी कई पार्ट हैं, ए बी सी डी और ई तक। तो मैं बी पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसका एक सब पार्ट है बी, उसको करवा रहा हूँ। वो क्या है? रिलेशन दे रखा है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई, और ये x और कॉमा वाई सच दैट किस तरह से आ रहे हैं रिलेशन के अंदर, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। कहता कि x और y एक जैसी लोकेलिटी में रहते हैं। यहां पर लोकेलिटी का मतलब आप ये लगा लीजिए जैसे आपका गांव है कि x और y दो बच्चे हैं और दोनों एक ही गांव में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है या नहीं है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं यहां पर रफ में इधर दिखाता हूं कैसे एलिमेंट आते हैं, ए कॉमा ए या फिर एक्स कॉमा एक्स, इस तरह के एलिमेंट आते हैं। तो इन पर आप एक बार सोच कर देखो। जब ए मान लीजिए कि आपका गांव है, मान लीजिए आपका गांव है कथुरा, ठीक है, तो इस ए का भी गांव कथुरा है, तो ये दूसरे वाला भी क्या है, ए, इसका भी गांव क्या है, कथुरा। तो दोनों कथुरा में रहते हैं। तो कथुरा का मतलब क्या हो गया, सेम लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब उसी एरिया के अंदर रहना। अब ये देख एक्स भी कथुरा में है और ये दूसरे वाला एक्स भी क्या है, कथुरा गांव का है। दूसरे वाला एक्स पहले वाला एक्स ही तो है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, आपका नाम है राम, ठीक है, तो राम कथुरा में रहता है और राम किसके साथ रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्सिव में अपने ही साथ रिलेटेड होगा। और राम, दूसरे वाला जो राम है कोमा लगा कर लिखा है, वो भी गांव का है, कथुरा का है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर ना एक्स कॉमा एक्स इस जैसा, ये आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। आप समझने की कोशिश करो बेटा, एक बार फिर देखो। पहले वाला एक्स भी वही है, दूसरे वाला एक्स भी यही है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहले वाला जो एक्स है उसको मान लीजिए कि राम है उसका नाम, तो दूसरा वाला भी क्या है, राम ही है। तो राम और राम क्या एक जगह नहीं रहेंगे? जैसे मैं हूं और पहला जो कंपोनेंट है वो भी मैं हूं और दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी मैं हूं, ठीक है। तो मेरे जैसे कितने कंपोनेंट हो गए, दो। हम एक ही गांव में रहते कि नहीं रहते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं सेकंड पर, सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक रिलेशन। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें सेट नहीं दे रखा है। नहीं बेटा, इसमें सेट नहीं दे रखा है, इसमें केवल कंडीशन दे रखी है कि इस कंडीशन से बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इसके अंदर कोई सेट नहीं है कि हमारा रिलेशन इस सेट पर डिफाइन है। इसके अंदर बस यही है कि हमारा जो रिलेशन डिफाइन है ना, वो इस कंडीशन के ऊपर है। तो मैं सिमेट्रिक रिलेशन करवा रहा हूं आपको। तो मैं लेकर चलता हूं लेट एक्स कॉमा वाई, ये आर के अंदर है। तो जब भी हम सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर जो आर के अंदर होता है उसी को लेकर चलते हैं। तो जब ये आर के अंदर है तो बेटा ये आर की कंडीशन को फॉलो करेगा कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। और मुझे क्या दिखाना है, इधर रफ में देखो, मुझे ये दिखाना है कि क्या y कॉमा एक्स भी आर में है। मैं x कॉमा वाई आर में लेकर चला, अगर मैं y कॉमा एक्स को भी आर में दिखा दूंगा तो समझ जाओ ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये लाइन पढ़ो कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी x भी एक बच्चा है, y दूसरा बच्चा है, ये दोनों बच्चे एक ही गांव में रहते हैं। सेम लोकेलिटी का मतलब एक ही जगह पर, एक ही गांव में, एक ही शहर में। तो मैं y को आगे लिख दूं और x को पीछे लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा इस कंडीशन में कि y एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। क्या इनकी लोकेलिटी बदल जाएगी? शुरू में मैंने कहा कि x और y एक ही गांव में रहते हैं।
अब मैं बोल रहा हूं कि y और x एक ही गांव में रहते हैं, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो मैंने पहले y को लिखा और x को बाद में लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा y, x किस में आ गया, r में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब बचता हमारा ट्रांजिटिव। तो मैं ऊपर जो रिफ्लेक्सिव करवाया उसको इरेज कर देता हूं और सिमेट्रिक को भी मैं एक लाइन इसकी इरेज कर देता हूं। अब मैं करवाता हूं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखना बेटा इसमें ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन में भी ये होता कि हम दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से लेकर चलते हैं। तो मैंने मान लिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं मैं, एक तो x, y ले लिया मैंने, और एक क्या ले लिया, y, z। क्योंकि आपको पता कि हमें ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे ही लेकर चलते हैं। ये मैंने किस में लेकर चला बेटा, मैं ये रिलेशन के अंदर लेकर चला। तो जब ये रिलेशन के अंदर है तो ये रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करते होंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या फॉलो करेगा कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, कि x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर कैसे, y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी, तो ये भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार, मैं ऐसे बताता हूं कि x और y दो बच्चे हैं, वो एक ही गांव में रहते हैं, और y और z दो बच्चे हैं, वो भी एक ही गांव में रहते हैं। तो जो ये y है इसका जो गांव है वही गांव x और z का होगा। क्यों, क्योंकि जो ये y बच्चा है ये x के साथ भी रहता है और z के साथ भी। तो x और z के साथ तभी रहता होगा ना जब उनके गांव का होगा, उसी लोकेलिटी का होगा। तो इस दोनों को मैं मिक्स करके ये लिख सकता हूं कि x एंड z आल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। तो मैंने इस फर्स्ट लाइन से और सेकंड लाइन से पढ़कर ये बोल दिया, जब x और y एक ही जगह रहते हैं, y और z भी एक ही जगह रहते हैं, तो y की जगह तो फिक्स है, तो x और z इसी के साथ रहते हैं, तो x और z भी क्या रहते मिलेंगे, साथ साथ। तो x z किस में आ गया, हमारा r में आ गया। तो देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इस तरह से हमने ये अपना बी पार्ट किया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ऐसा ही एक पार्ट और करवाता हूं मैं, अगर ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट और देखिए, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा, ये ई पार्ट है, ई फॉर एलिफेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसका एक सब पार्ट है ई फॉर एलिफेंट। तो वो देखिए क्या है, हमारा रिलेशन दिया हुआ है x, y। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर के जैसे एलिमेंट होंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा, x इज फादर ऑफ y। इसका मतलब है कि जो x है वो y का पिता है। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो रिलेशन के अंदर आएगा। तो इसमें कोई सेट नहीं दे रखा है, इस जो ये फिफ्थ पार्ट है इसमें कोई सेट नहीं है, इसमें बस केवल एक कंडीशन मिलती है पीछे, और उसी को देखकर हम क्या बताते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले किस पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक बार रफ में देखो बेटा, कैसे एलिमेंट आते हैं, a, x, x, इस तरह के एलिमेंट आते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वही सेकंड कंपोनेंट होता है। तो एक बार यहां पर इसका मतलब क्या है कि x और y को भी क्या लेना है, x ही लेना है। तो यहां पर दोनों को x रख कर देखो जहां पर मेरी ये उंगली है ये तो x है ही, और जो ये y है इसको भी x पढ़ो। तो क्या बनेगा, x इज फादर ऑफ x। x अपना ही पिता है। कोई आदमी खुद अपने आप का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लीजिए, कोई स्टूडेंट है राम,
तो क्या राम खुद अपना पिता हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। कैसे? जैसे a कोमा ए, x कोमा x, इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। और ऐसे एलिमेंट नहीं आएंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर तो ऐसे ही एलिमेंट आने चाहिए जिनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या हो? सेम हो। तो यहां पर लिखिए कि यहां पर लिखो x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये r के अंदर नहीं है। तो एक लाइन और लिखो, यहां पर बता दो उसको साफ साफ, x इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब अपने आप का। तो x खुद अपने आप का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक में देखिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं बेटा, हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं जो पहले से ही रिलेशन में होता है। तो मैं x कोमा y लेकर चला जो पहले से ही रिलेशन में है। तो इसका मतलब है कि x इज फादर ऑफ y। x क्या है? y का पिता है। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, y इज फादर ऑफ x? एग्जाम्पल लीजिए, जैसे दो आदमी लीजिए, एक का नाम है राम सिंह और उसके बेटे का नाम है मोहन। तो मोहन का पिता राम सिंह है। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है कि राम सिंह का पिता मोहन है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि मोहन तो उसका क्या है? बेटा है। तो एक एलिमेंट जो हम लेकर चलते हैं उसका रेसिप्रोकल इसके अंदर नहीं आता। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि y इज फादर ऑफ x, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो बेटा जो ये इज आया है ना, इसके बाद इरेज करके नोट लिखिए, y इज नोट आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि y कोमा x r के अंदर, ये क्रॉस लगा दो, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि x y का पिता है तो y x का पिता नहीं बन सकता। ये अच्छी तरह से समझते हो आप। तो y कोमा x ऑर्डर्ड पेयर r के अंदर नहीं आएगा। तो हम x y r के अंदर लेकर चले, लेकिन y x r के अंदर नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो अब लास्ट में बच गया एक बेटा, इसमें हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और राइट डाउन कर लीजिए और फिर देखिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं इसको रब कर देता हूं, बोर्ड पर जगह नहीं बची अभी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं जो रिलेशन के अंदर पहले से ही होते हैं। लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। ये r के अंदर पहले से ही होते हैं, उन्हीं को हम लेकर चलते हैं। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग हो गया x इज फादर ऑफ y। x y का पिता है। और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया y इज फादर ऑफ z। तो देखो यहां पर देखिए, रफ में जो x है वो किसका पिता है? वो y का फादर है या नहीं है? ठीक है। और जो y है वो किसका फादर है? वो z का फादर है। इधर रफ में देखो, जो x है वो y का फादर है और जो y है वो z का फादर है। ठीक है। तो क्या x z का फादर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ग्रैंड फादर होगा, दादाजी होगा। मान लीजिए आपका नाम संदीप है और आपके पापा का नाम क्या है? राम सिंह। और राम सिंह के पापा का नाम है, मान लीजिए कोई भी कंवरपाल। तो संदीप का पिता, जो यहां पर ऐसे लेकर चलते हैं हम, संदीप का पिता राम सिंह है और राम सिंह का पिता कंवरपाल है। तो क्या संदीप का पिता कंवरपाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संदीप का पिता तो कौन है? राम सिंह।
कंवरपाल क्या होगा, संदीप का दादा होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन किसकी है, पिता की, फादर की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा X is not फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। X जो है वो जेड का फादर नहीं होगा, तो देयरफॉर ये X, जेड हमारा रिलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ के भी आपको पार्ट करवाए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन पर आ गए बेटा हम 1.1 की एक्सरसाइज की सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, ये रिलेशन का नाम है, जो रिलेशन आर है इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। जो आर रिलेशन, ये जो आर आया बेटा ये है रिलेशन, और ये है हमारा रिलेशन कौन से सेट के ऊपर है, आर के ऊपर। आर का मतलब रियल नंबर के ऊपर। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारा जो रिलेशन होता था, कभी कोई सेट पार्टिकुलर देता था, कभी नेचुरल नंबर के ऊपर बोल देता था, कभी इंटीजर के ऊपर बोल देता था। जेड किसको, कैपिटल जेड किसके लिए, इंटीजर के लिए, कैपिटल एन किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन है आर, और वो किस सेट के ऊपर है, रियल सेट के ऊपर। तो यहाँ पर जो दो आर दिए हैं, तो पहले आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को, और दूसरे वाला आर किसको रिप्रेजेंट करता है, हम रियल नंबर के सेट को। और ये हमारा रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। आपको पहले ही बता रखा है उसने। देखिए शो दैट, जिस भी क्वेश्चन में शो दैट आ जाए या प्रूव दैट आ जाए, तो इसका मतलब वो चीज फाइनल है, बस हमने उसको प्रूव करके दिखाना है। किसी भी क्वेश्चन में दो वर्ड मिल जाए आपको, शो दैट या प्रूव दैट, इसका मतलब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, सच है, बस हमने उसको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो न तो ये रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है, बिल्कुल नहीं है, बस हमने प्रूव करके दिखाना है कि कैसे नहीं है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन आर ऑन द सेट आर, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर्स को, किसको, रियल नंबर्स को। ये आर हमारा रिलेशन के लिए है, और ये हमारा आर, हमारा रिलेशन किसके ऊपर है, रियल नंबर के सेट के ऊपर। और जो आर डिफाइन किया गया है उसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने इसी पर करना होता है जो डिफाइंड है, a, b और a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर a, b है वो r के अंदर कब आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन है ये, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही r के अंदर आएगा। तो हम चेक सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं किसको, रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं रफ में चलता हूं, जैसे रफ में चलिए आप देखिए 1,1 ये रियल नंबर है 1, तो 2,2 ये भी रियल नंबर है, 3,3 ये दोनों भी रियल नंबर हैं। तो जो ये रियल नंबर का सेट दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे उसके अंदर जो डिजिट है, नंबर है, वो क्या आने चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। तो 1,1 इस कंडीशन को फॉलो करता है। देखें a की जगह भी 1 लो और b की जगह भी 1 लो, तो 1 और लेस देन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर दो साइन होते हैं बेटा, एक तो लेस देन का है और एक ये नीचे इक्वलिटी का है। तो इन दोनों में से एक साइन काम करता है। कोई बच्चा सोचे कि दोनों साइन ठीक होने चाहिए, नहीं, या तो इधर वाला क्या हो, लेस देन हो, या इधर वाला क्या हो, इक्वल हो। तो इधर वाला क्या है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है।
तो ये नहीं कि केवल 1,1 ने कंडीशन फॉलो कर दी तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ये बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जितने भी रियल नंबर है दुनिया में सभी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जब भी आपको कोई चीज क्या दिखानी हो कि वो नहीं है, मैथमेटिक्स में जब भी आपको कोई चीज गलत दिखानी हो, फॉल्स दिखानी हो मैथमेटिक्स में, तो उसमें हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई बात आपको सच दिखानी है, वो ट्रू है, तो वहां पर हम एग्जाम्पल नहीं देते, वहां पर अपनी थ्योरी से उसको प्रूव करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेना इस बात को। जब भी मैथमेटिक्स में कोई चीज आपको गलत दिखानी है तो उसका हमेशा एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण देना होता है। अगर कोई बात सच है मैथमेटिक्स में तो उसके लिए हम थ्योरी की हेल्प से उसको प्रूव करते हैं, उसमें एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देना होता। तो जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया तो ये कंडीशन को फॉलो कर गया, तो मैं 2,2 लेता हूं। क्या 2,2 भी फॉलो कर रहा है? तो मैंने a को क्या लिया, इधर देखिए, ये है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। मैंने a को भी 2 लिया और b को भी 2 लिया, तो 2 और इधर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो 2 लेस देन 4, इसका मतलब 2 4 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, मैं और लेकर देखता हूं रियल नंबर। मैंने लिया यहां पर 1/2, 1/2, ठीक है। और कंडीशन है हमारी a लेस देन b स्क्वायर, तो मैं a को 1/2 लेता हूं और b को भी मैं 1/2 लेता हूं। तो ये 1/2 और ये क्या गया हमारा 1/4। तो देखो कंडीशन फॉलो हो रही है। इक्वलिटी वाली देखो, इक्वल है नहीं है। क्या लेस देन वाली हो रही है? क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं है, क्योंकि बेटा 1/2 तो आएगा 0.5 और 1/4 आएगा लगभग 0.25। तो ये तो हो गया हाफ और ये हो गया हाफ का भी हाफ, तो ये छोटा थोड़ा ना हुआ, ये तो क्या हुआ, बड़ा हुआ। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि 1/2 एक रियल नंबर है। 1/2 r बिलोंग्स टू r का मतलब एक रियल नंबर है, परंतु 1/2, 1/2 वो हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है। देखो बेटा, ये ऊपर वाला r तो क्या है, रियल नंबर का सेट। लिख देता हूं रियल नंबर्स, कि 1/2 हमारा रियल नंबर है। तो ये 1/2, 1/2 ये ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा r जो है ये रिलेशन है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्रॉस लगा तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज उसका रीजन भी बता दो, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। मैंने a की जगह भी 1/2 रख दिया, b की जगह भी 1/2 रख दिया, और 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ना तो लेस देन की कंडीशन फॉलो हो रही, ना ही इक्वलिटी की हो रही, तो क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये इसका रीजन बता दिया कि ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने कंडीशन फॉलो नहीं की। अब आप कोई बच्चा कहेगा सर पहले वाले जो एग्जाम्पल लिए थे उनमें तो कर रहा था ये, जैसे 1,1 लिया, 2,2 लिया, उसमें तो कर रहा था। बेटा मैं अब भी बता रहा हूं, अगर मैथमेटिक्स में ऐसे होता है, अगर कोई बात 99.9% सच है और 0.1% वो फॉल्स है, तो मैथमेटिक्स में उसको फॉल्स ही कहा जाएगा। तो वो 1,1 पर ट्रू था, 2,2 पर ट्रू था, लेकिन 1/2 पर वो फॉल्स आया, तो हम फॉल्स ही कहेंगे। एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया ना जिस पर हमारा क्वेश्चन गलत है, तो उसको हम गलत ही कहेंगे। अब चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, अब चलते हैं सिमेट्रिक पर। इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां पर सिमेट्रिक करवाते हैं। अब हम यहां पर हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर लिए और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिए, तो हम थोड़ा सा आपका कम टाइम लेंगे और थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं जो इसके अंदर है
और उसका रेसिप्रोकल देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें चेक नहीं करना, यहाँ पर तो हमने दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एक एग्जांपल लेकर चलो जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो और उसका रेसिप्रोकल इस कंडीशन को फॉलो ना करे। ऐसा एग्जांपल ये लेकर चलो 1,2 और भी ले सकते हो आप, कोई भी जो मैं ऑर्डर पेयर ले रहा हूं उसकी बजाय आप दूसरा भी ले सकते हो। मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया रिलेशन के अंदर 1,2, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बेटा। देखो ए की जगह तो 1 पुट करो और बी की जगह 2 पुट करो, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो 1 है वो 4 से छोटा है। बट 2,1 है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए की जगह आप 2 पुट करो और बी की जगह आप 1 पुट करो, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो जो 2 है वो ना तो 1 से छोटा है और ना ही 1 के इक्वल है। तो क्या 2,1 इस रिलेशन के अंदर आएगा? क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मैं 1,2 एक एलिमेंट आर के अंदर लेकर चला जो कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल 2,1 वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो वो आर के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस लगा देना बेटा नीचे, क्योंकि 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही इक्वल है। तो अब हम क्या सिमेट्रिक रिलेशन में, नीचे जगह नहीं बची, आप नीचे क्या लिख दोगे? दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये लाइन नीचे लिख देना। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट भी बेटा ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है। मैं बार बार बता चुका हूं कि किसी क्वेश्चन के अंदर शो दैट या प्रूव दैट आ जाए और उस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ लिख रखा है वो चीज हमें एक्चुअल में सच मानकर चलनी होती है और उसी को प्रूव करना होता है। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में शो दैट है और इसने बोल रखा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव ये है ही नहीं बेटा। तो एग्जाम्पल लेकर हम इसको बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल फाइंड आउट करो आप अपनी तरफ से ट्रांजिटिव रिलेशन। और बता दूं मैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में जब आप एग्जाम्पल फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमने 2 ऑर्डर पेयर लेने पड़ते हैं। कितने ऑर्डर पेयर लेने पड़ते हैं? 2। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट 3,2 और 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। ये 2 ऑर्डर पेयर लिए मैंने जो मेरे रिलेशन के अंदर है। तो रिलेशन के अंदर होंगे तो ये रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करेंगे। देख लो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले 3,2 को लो, ए की जगह 3 रखो और बी की जगह 2 रखो, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो जो 3 है वो 4 से छोटा है तो फॉलो कर रहा है। अब लाइन लगाकर बीच में दूसरा देखो, ए की जगह क्या रखो 2 और बी की जगह क्या रखो 1.5 और इसका स्क्वायर 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2.25। तो 2.25 2 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 2 इससे क्या है? छोटा। तो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं दोनों ऑर्डर पेयर। तो अब मैं क्या करूंगा? ये 2 पर खत्म है, ये 2 से स्टार्ट है, तो मैं 2 को छोड़कर मेरा जो एलिमेंट बनेगा वो 3,1.5 बनेगा। जो मेरा एलिमेंट बनेगा वो 3,1.5 बनेगा। अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं। मैं चेक करता हूं कि क्या ये रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहां पर चेक कर लेता हूं साइड में, ठीक है। ए की जगह क्या रखूं 3 और बी की जगह क्या रखूं 1.5 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25। तो क्या 9 2.25 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या 9 2.25 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो हमारा एलिमेंट बनकर आया इधर से 3,1.5, तो ये आर के अंदर नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
एक बार फिर बता देता हूं लास्ट में, अगर किसी क्वेश्चन में वेरीफाई दैट या फिर चेक वेदर या फिर चेक ऐसे वर्ड मिले तो समझो वहां पर हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, जांचना है कि वो चीज है या नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में शो दैट आए, प्रूव दैट आए, तो उस क्वेश्चन में जो कुछ आपको दिया गया है वो सच है, बस आपने उसको प्रूव करके दिखाना है। अगर वो फॉल्स है तो एग्जाम्पल से प्रूव कर दीजिए, अगर वो ट्रू है तो फिर को अपनी थ्योरी से, अपने माइंड से एक्सप्लेन करके उसको प्रूव कर दीजिए। तो देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको रीड करते हैं। चेक वेदर, तो यहां पर प्रूव दैट नहीं लिखा, शो दैट नहीं लिखा, तो चेक लिखा हुआ है। तो चेक का मतलब ये हमारे जितने भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो चेक वेदर द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है बेटा, किसके ऊपर है वो? इन आर का मतलब रियल नंबर के सेट के ऊपर। जो पहला आर है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरे वाला आर है कैपिटल, दोनों कैपिटल हैं, तो जो दूसरे वाला आर है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा रिलेशन रियल नंबर सेट के ऊपर है, डिफाइंड एज, तो ये डिफाइन हुआ है। सो लिखिए इसको, सॉल्यूशन। हमारा रिलेशन ये है जो डिफाइन कर रखा है, इसी से क्वेश्चन करना होता है हमें। a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b की क्यूब। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला किया था हमें, उसमें b का स्क्वायर था और इसमें क्या है, b का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रफ में देख लीजिए आप चेक करके, जैसे यहां पर 1 लिखा हुआ है और b, अगर आप सिंपल रियल नंबर लोगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस पर तो ये कंडीशन क्या मिलेगी आपको, ट्रू। लेकिन जब आप फ्रैक्शन में लेने लग जाओगे ना, जैसे आप 1/2 ही ले लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, a को भी 1/2 ले लो और b को भी 1/2 ले लो, और कंडीशन है हमारी a लेस देन इक्वल टू b की क्यूब। तो a की जगह भी 1/2 रखो और b की जगह भी 1/2 रखो और इसका क्यूब, तो 1/2 और इधर 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। 1/2 का लगभग आंसर आ जाएगा 0.5 और 1.8 का लगभग आंसर आ जाएगा 0.2